शायद पोटेंशियल पोटेंशियल निकालने के लिए सीखे थे हम लोग, नहीं? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, जहां तक मुझे याद है, नहीं रुचिका? यस सर, एक ग्राफ बताए थे। हाँ, ये वाला ग्राफ बताया था क्या? ऐसे करके, कुछ ऐसे करके जा रहा होगा, ये वाला बताया था ना ग्राफ? यस स्क्रीन सर। दिख रहा है ना? ठीक है, पोटेंशियल हो गया था हमारा। रुक जाओ। क्वेश्चन एक लिखोगे, नोट करते हुए चलोगे, जब पढ़ाऊंगा मैं धीरे धीरे ही, ठीक है, ज्यादा तेज नहीं पढ़ाऊंगा, लेकिन साथ साथ आप नोट भी करते चलोगे। कहाँ से हुआ? तो क्वेश्चन दिख रहा है? क्वेश्चन सबको दिख रहा होगा? क्वेश्चन करो जरा। कर रहे हो? चलो, आगे क्या आंसर? कितना आया? अरे बोलने का है। ऑनलाइन क्लास आते ही सब चुप हो गया, शुरू हो गया क्या? कितना आया? बोलता है, टू बॉडीज ऑफ masses m and 4m are placed at a distance of r. The gravitational potential at a point on the line joining them where gravitational field is zero. आपको डायरेक्टली ना बोला है कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल कहाँ निकालो, ठीक है? डायरेक्टली ना बोल के आपको बोला है कि जहां पे ग्रेविटेशनल फील्ड जीरो होगा वहां पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल कितना होगा। निकलेगा रुचिका?
सर ऑप्शन 1। ऑप्शन और बताओ लोग। देखो इस दोनों के बीच में डिस्टेंस दे रखा है कितना, तो डिस्टेंस दे रखा है दोनों के बीच में r दे रखा है। अब मान लेते हैं कि किसी पॉइंट P पे जो ग्रेविटेशनल फील्ड है वो क्या है, 0 है। ग्रेविटेशनल फील्ड क्या है, 0 है। ग्रेविटेशनल फील्ड कैसे निकालते हैं, ग्रेविटेशनल फील्ड मतलब जी की वैल्यू, स्मॉल जी जो बोल रहे थे हम लोग, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, या मतलब क्या है, फोर्स पर यूनिट मास, वही था ग्रेविटेशनल फील्ड। तो मान लो कि ये पॉइंट P यहाँ से r1 डिस्टेंस पे है, ठीक है। ए डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ए डिस्टेंस हो जाएगा r माइनस r1 हो जाएगा। अगर पॉइंट P पे ग्रेविटेशनल फील्ड अगर 0 है, इसका मतलब क्या हुआ, तो एम के कारण जो ग्रेविटेशनल फील्ड आया किधर आएगा, इधर क्यों आएगा, और 4m के कारण किधर आएगा, इधर क्यों आएगा। दोनों क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, अपोजिट तो है ही, तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो मान लेते हैं पॉइंट P क्या है, तो M से r1 डिस्टेंस पे, यहाँ से r1 निकल जाएगा। जैसे r1 निकल जाएगा आपको ग्रेविटेशनल पोटेंशियल पता चल जाएगा। तो अगर फील्ड एट P कितना है, 0 है, ठीक है, फील्ड एट P इज 0, कहां से, तो क्वेश्चन से दिया हुआ है। तो फील्ड तो P पे फील्ड कैसे लिखेंगे, तो इसके कारण M जो मास है, इसके कारण फील्ड कितना होगा, कैसे लिखते हैं बताओ। अरे कोई ना कोई बोलो, मुंह खोला करो, कितना होगा, बोलो, बोलना, पूछना पड़ेगा किसी किसी से। अरे सबके सब कहाँ गए, दीक्षा बताओ कितना होगा। gm/r²। G इंटू M बाई कितना होगा, r1 स्क्वायर, सही है जी, बताओ। अरे ग्रेविटेशनल फील्ड इतना कोई बड़ी बात थोड़ी ना, क्या है, फोर्स पर यूनिट मास -gm/r। अब माइनस प्लस तो सेकंड डायरेक्शन दिखा दिए हम लोग इधर क्यों, ठीक है, माइनस दिखा दिए इधर क्यों रहे, ठीक है। तो gm/r1 का जो स्क्वायर होगा किसके बराबर होगा, तो m1 ये जो मास है वो कितना है, m है, इससे ग्रेविटेशनल फील्ड किधर होगा, इधर क्यों होगा, इसके कारण किधर होगा, इधर क्यों होगा। तो इसके कारण जो है 4m जो मास है, इसके कारण कितना आएगा, आएगा g इंटू 4 इंटू m बाई कितना हो जाएगा, तो r माइनस r1 का कितना हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। जी से जी गया, m से m भी गया, ठीक है, क्या बच गया, तो बच गया r माइनस r1, इसको इधर ले जाओ, डिवाइडेड बाई r1 का जो होल स्क्वायर हो जाएगा वो किसके बराबर हो जाएगा, तो 4 के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से आप बता सकते हो कि r माइनस r1 बाई r1 इक्वल टू कितना आ गया, 2 आ गया। तो यहाँ से r1 कितना आ जाएगा, इसको इधर मल्टीप्लाई कर दोगे तो 2r1 हो जाएगा, यहाँ से प्लस r1 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 3r1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, r हो जाएगा। तो r1 इक्वल टू कितना आ जाएगा, r/3 हो जाएगा, होगा। अरे इसको r1 किधर ले गए हैं, ठीक है, तो 2r1 हो जाएगा, r माइनस r1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2r1। एक नाम लिख दूं, गधा लोग, नए साल में नहीं सुधरा तुम लोग, होगा, ये r1 जाएगा, 3r1 हो जाएगा, r कितना हो जाएगा, 3। अब आपको r1 पता चल गया है, ठीक है, तो पॉइंट P पता चल गया, कहाँ पे पॉइंट P लोकेटेड है, तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल निकालना है पॉइंट P पे, पॉइंट P पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल कितना होगा, ठीक है। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट पॉइंट P, एट पॉइंट P, अगर पॉइंट P पे बात करें हम लोग ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का, तो कैसा क्वांटिटी होता है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, स्केलर की वेक्टर, दीक्षा। अरे बोलो यार, इतना तबीयत खराब में मैं बोल रहा हूँ, और तुम लोग को तो पता नहीं। प्रिया तुम बताओ कैसा क्वांटिटी होता है,
पढ़ उड़ के नहीं आते हो जी। कैसा क्वांटिटी होता है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, वेक्टर के स्केलर? रुचिका? सर वेक्टर। मारेंगे। पोटेंशियल कब से वेक्टर होने लग गया? कैसे डिफाइन किया था पोटेंशियल? डेफिनेशन भी याद रखो, वर्क डन पर यूनिट मास। डिफाइन किए थे किसी भी ऑब्जेक्ट के किसी भी मास के कारण किसी भी पॉइंट पे अगर डिफाइन करना हो कि पॉइंट पी पे पोटेंशियल कितना होगा, हमने क्या किया था, एक टेस्ट मास को इन्फिनिटी से मूव कराते कराते क्या किए थे, हमने इस पॉइंट पे लाए थे, इन्फिनिटी से मूव कराते कराते इस पॉइंट पे लाए थे, और जितना वर्क किया था, वर्क डन पर यूनिट मास क्या डिफाइन किया था, पोटेंशियल डिफाइन किए थे। तो वर्क पर यूनिट मास क्या होगा, स्केलर क्वांटिटी होगा कि वेक्टर क्वांटिटी होगा? वर्क क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, मास भी क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। तो स्केलर बाय स्केलर वेक्टर कहां से हो जाएगा, स्केलर ही होगा ना, खाली तुक्का मारते हो। कैसे डिफाइन किया था पोटेंशियल किसी भी पॉइंट पे? पोटेंशियल डिफाइन किया था कितना वर्क करना पड़ता है पॉइंट पी तक लाने में, ठीक है, एक यूनिट मास को, या फिर बोल सकते थे कि एम मास को जितना वर्क करना पड़ा डिवाइड बाय मास कर दिए थे हम लोग, ठीक है, वर्क डन पर यूनिट मास, ऐसे डिफाइन किया था ना। और कितना आया था, अगर एक पॉइंट मास के कारण बात करें हम लोग कि मास m है, ठीक है, यहां से r डिस्टेंस पे कितना होगा पोटेंशियल? -gm/r। वेरी गुड, -gm/r। तो आपको बताया थे कि एक से ज्यादा मास रहेगा, ठीक है, जैसे कि मान लो कि यहाँ पे एक r1 हो गया, m मास हो गया m, यहाँ पे मास हो गया 4m, ठीक है, ये डिस्टेंस पता है आपको कितना होगा। तो इस तरह से मान लो कि 2 3 4 मास रहेगा, तो सबके द्वारा अगर पोटेंशियल निकालना हो तो क्या करेंगे, हर एक का पोटेंशियल लिख के क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। क्यों ऐड कर रहे हैं, क्योंकि स्केलर क्वांटिटी है। अगर हम लोग बात करें ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट पॉइंट पी की, ठीक है, इस पॉइंट पे कितना होगा पोटेंशियल, इसके कारण कितना होगा और इसके कारण कितना होगा, दोनों कारण निकाले क्या करेंगे हम लोग, ऐड कर देंगे, तो कितना हो जाएगा पोटेंशियल एट पी की बात करें तो आ जाएगा वो माइनस ऑफ g इंटू एम बाई कितना हो जाएगा r1, ठीक है, एक क्यों आया, ए आया इस मास के कारण, ठीक है, प्लस प्लस, ठीक है, इस मास के कारण कितना आएगा, इस मास के कारण आएगा माइनस ऑफ g इंटू 4m बाई कितना आ जाएगा, तो हो जाएगा r माइनस r1। r1 का वैल्यू पता है आपको इन टर्म्स ऑफ r, पुट कर दोगे आंसर आ जाएगा। क्लियर है, क्लियर है? यस सर। ये सब चीजें भूला मत करो यार, इतना सिंपल सिंपल चीजें भूल जाओगे कैसे काम चलेगा, वो भी नए नए साल में, ठीक है। तो कितने भी मास का रहे आप निकाल सकते हो, ठीक है, आगे बढ़े, बाकी आप कर लेना इसके आगे, सिंपल सा कैलकुलेशन है, जो भी आंसर आएगा आ जाएगा। इस क्वेश्चन की बात करो, इस चलो ये करो ट्राई। बोलता है इन ए सर्टेन रीजन ऑफ स्पेस द ग्रेविटेशनल फील्ड इज गिवन बाय, ठीक है, gravitational field is given by minus of k by r, ठीक है, where r is the distance and k is the constant. If the gravitational potential at r is equal to r naught be v naught, then what will be the expression for the gravitational potential? ठीक है, अभी तक तो आप पूछ रहे थे, जिसे जानते थे कि जो ग्रेविटेशनल फील्ड है वो क्या होता है, तो ग्रेविटेशनल फील्ड इज इक्वल टू g इंटू m बाई क्या था, r स्क्वायर था, ग्रेविटेशनल फील्ड यही था, किसी भी मास के कारण gm बाई क्या था, r स्क्वायर था। लेकिन बोलता है कि किसी स्पेस में जो ग्रेविटेशनल फील्ड है वो इस तरह से ना देख के आपको दिया हुआ किस तरह से है, तो माइनस ऑफ के बाई क्या दे रखा है, आर दे रखा है, माइनस ऑफ के बाई आर दे रखा है। तो आपसे पूछ रहा है कि जरा बताओ कि उस फील्ड में जो पोटेंशियल होगा उसका एक्सप्रेशन क्या आएगा, अगर पोटेंशियल निकालना होगा तो उसका एक्सप्रेशन कैसे निकालोगे। तो डेफिनेशन जाओ, डेफिनेशन क्या बोलता है, डेफिनेशन बोलता है कि किसी भी पॉइंट पे जो पोटेंशियल हो, जैसे कोई मास मान लो, ठीक है, मास है, इसके कारण किसी भी पॉइंट पी पे जो पोटेंशियल है आपको निकालना है, और दिया हुआ है यहाँ पे ग्रेविटेशनल फील्ड है, ठीक है,
ग्रेविटेशनल फील्ड आपको दे रखा है किस तरह से, तो माइनस ऑफ के बाई आर दे रखा है, माइनस ऑफ के बाई आर। तो पॉइंट पी पे अगर पोटेंशियल डिफाइन करना तो कैसे डिफाइन करोगे, तो आप क्या करोगे, इन्फिनिटी से किसी मास m को मूव कराना शुरू करोगे इस पॉइंट पी तक। जितना वर्क करना होगा, जितना वर्क करना होगा पर यूनिट मास क्या हो जाएगा, पोटेंशियल एट पॉइंट पी हो जाएगा, पोटेंशियल एट पॉइंट पी हो जाएगा। जैसे कि मास को मूव कराते हैं, यहाँ तक ले आए, यहाँ से आर डिस्टेंस पे, यहाँ से आर डिस्टेंस पे, जैसे ड्राइव किए थे हम लोग, आर डिस्टेंस पे यहाँ पे ले आए, तो यहाँ पे फोर्स कितना लग रहा होगा, तो जो फोर्स लग रहा होगा, ठीक है, वो क्या हो जाएगा, तो फील्ड दिया हुआ है ना, फील्ड को क्या करेंगे, मास से मल्टीप्लाई कर देंगे तो फोर्स आ जाएगा, क्योंकि फील्ड क्या था, फोर्स पर यूनिट मास था। तो अगर इस पे लगने वाला फोर्स की बात करें कि इस पॉइंट मास पे कितना फोर्स लग रहा होगा, इस पॉइंट मास पे कितना फोर्स लग रहा होगा, ये जो फोर्स होगा वो कितना हो जाएगा, फील्ड इस पॉइंट पे फील्ड कितना होगा, तो आर डिस्टेंस पे है तो फील्ड हो जाएगा आपका माइनस ऑफ के बाई आर, आर डिस्टेंस पे है तो फील्ड इतना ही होगा, मल्टीप्लाई बाई मास कर देंगे अगर, तो क्या निकल जाएगा, फोर्स निकल जाएगा, यानी इस टाइम पे जब फोर्स लग रहा होगा इतना लग रहा होगा। ठीक है, तो अगर वर्क डन की बात करें, ठीक है, तो वर्क डन कितना हो जाएगा, तो हम लोग निकाल सकते हैं कि इन्फिनिटी से इस पॉइंट तक मूव कराने के लिए कितना वर्क करना पड़ेगा, कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ एफ डॉट डी आर फ्रॉम इन्फिनिटी टू कितना हो जाएगा, आर हो जाएगा, इन्फिनिटी टू आर हो जाएगा। ठीक है, वर्क हो जाएगा, ये हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अगर पोटेंशियल की बात करें, पोटेंशियल एट पॉइंट पी की बात करें, कितना हो जाएगा, तो वर्क डन पर यूनिट मास हो जाएगा। वर्क डन कैसे निकालेंगे, तो एफ डॉट डी आर फ्रॉम इन्फिनिटी टू आर डिवाइड बाय कितना हो जाएगा, मास एम। बात समझ में आ रहा है, जैसे हम लोग वहां पे कर रहे थे, यहाँ पे बस फील्ड क्या है, तो फील्ड इस तरह से ना देख के फील्ड हमारा इस तरह से दे दिया था, क्या दिक्कत है, फील्ड हमको पता है तो फोर्स निकल जाएगा, फोर्स पता है तो हमको वर्क निकल जाएगा, वर्क पता है तो हमको पोटेंशियल निकल जाएगा, निकल जाएगा। हाँ ना, कुछ ऑप्शन सी। ऑप्शन सी हो सकता है। तो माइनस ऑफ के बाई, हाँ उसी फॉर्म में आएगा, माइनस ऑफ के इंटू आर इंटू सर लिमिट तो आर नॉट से आर देंगे ना, क्योंकि वहां दिया हुआ है आर नॉट से। वो कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, अभी देखो ना कर लेते हैं, इन्फिनिटी टू आर डिवाइड बाय कितना आ जाएगा, मास एम। ये तो मास कैंसिल आउट हो जाएगा क्योंकि मास कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा, तो बाहर आ जाएगा तो कैंसिल आउट हो जाएगा, बच जाएगा माइनस के भी क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा, तो बचेगा आपके पास इंटीग्रेशन ऑफ इन्फिनिटी टू आर 1/r dr। ठीक है, अब 1/r का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, तो 1/r का इंटीग्रेशन हो जाएगा, आपको पता है कितना होता है, 1/x का इंटीग्रेशन ln x होता है, तो 1/r का कितना हो जाएगा, ln r हो जाएगा। ठीक है, लिमिट पुट कर देंगे हम लोग इन्फिनिटी टू r। ठीक है, क्या आ जाएगा, माइनस ऑफ k ln, कुछ गड़बड़ पुट किया क्या, अच्छा इस केस में हमको एक कंडीशन भी दिया हुआ है ऊपर में। ठीक है, बोलता है कि जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल है एट r इक्वल टू r नॉट, वो कितना है, v नॉट है, वो कितना है। इसमें हम लोग सिंपल ऐसे भी कर सकते हैं, बिना लिमिट के इंटीग्रेट करो, क्योंकि इन्फिनिटी पुट करोगे तो ln के वैल्यू में तो गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, सिंपल, लिमिट नहीं पुट करने की जरूरत है, क्योंकि यहाँ पे हमको वो नहीं पता है ना कि इन्फिनिटी पे पोटेंशियल कितना होगा, 0 होगा, ऐसा कुछ हम लोग को नहीं पता है, लिमिट हटाओ। ठीक है, इंडिफरेंट तार से काम करते हैं, तो कितना हो जाएगा, माइनस ऑफ के इंटू कितना हो जाएगा, ln r प्लस सम कांस्टेंट सी। जब हम लोग इंडिफरेंट की बात करते हैं तो इस तरह से डिफाइन करते हैं। ठीक है, इंटीग्रेशन करके कुछ ना कुछ कांस्टेंट क्या करते हैं हम लोग, ऐड कर देते हैं। ठीक है, और साथ साथ एक कंडीशन आपको दिया हुआ है, कंडीशन क्या दिया हुआ है कि पोटेंशियल जो है r इक्वल टू आर नॉट पे, r इक्वल टू आर नॉट पे पोटेंशियल कितना है, v नॉट है। ठीक है, तो यहाँ से अगर पुट करते हो r इक्वल टू आर नॉट,
तो Vp कितना हो जाएगा, V नॉट के बराबर हो जाएगा। V नॉट इक्वल टू हो जाएगा माइनस ऑफ के ln R नॉट प्लस कितना हो जाएगा C। तो यहाँ से C के वैल्यू आ जाएगा आपको, ठीक है, V नॉट प्लस K इंटू ln R नॉट, K इंटू ln R नॉट। तो आप बता सकते हो कि जो Vp होगा फाइनली कितना आ जाएगा, तो Vp इक्वल टू हो जाएगा माइनस ऑफ K ln R प्लस C। C की वैल्यू आप पुट कर दो यहाँ से, V नॉट प्लस K इंटू ln R नॉट। क्लियर है? तो हो जाएगा V नॉट प्लस, यहाँ से K कॉमन लोगे तो क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा ln R नॉट माइनस ln R। ठीक है, आपको पता है कि ln A माइनस ln B कितना होता है, तो A विल नॉट K इंटू ln R नॉट बाई कितना हो जाएगा, R हो जाएगा। क्लियर है? हाँ, यहाँ पे इन्फिनिटी नहीं पुट किए, हमको एग्जैक्टली नहीं पता है कि जो स्पेस है, क्योंकि यहाँ पे हम लोग एज्यूम करते हैं, जब ग्रेविटेशनल फील्ड निकाल रहे थे हम लोग अर्थ के कारण, तो आप हम लोग एज्यूम करते हैं कि इन्फिनिटी पे क्या होगा, पोटेंशियल कितना होगा, 0 होगा, एज ए रेफरेंस लेने के लिए। ठीक है, क्योंकि हम बताए थे कि हमेशा पोटेंशियल डिफरेंस की बात करते हैं हम लोग, एब्सोल्यूट पोटेंशियल की बात नहीं करते हैं। और एब्सोल्यूट पोटेंशियल हम लोग तभी डिफाइन कर पाते हैं जब हम लोग एज्यूम कर लेते हैं कि इन्फिनिटी में पोटेंशियल कितना होगा, 0 होगा। लेकिन यहाँ पे तो स्पेस क्या है, कुछ अलग स्पेस है, और वहां पे कंडीशन हम लोग को दिया हुआ है। ठीक है, R इक्वल टू R नॉट में पोटेंशियल कितना है, V नॉट है। ठीक है, तो इस केस में हम लोग ऐसा नहीं बोल सकते हैं कि इन्फिनिटी में पोटेंशियल कितना होगा, 0 होगा। ठीक है, ऐसा कहना बिल्कुल सही बात नहीं है। ठीक है, क्योंकि यहाँ इन्फिनिटी पोटेंशियल डिफाइन, तो सिंपल हम लोग क्या किए, वर्क निकाले, वर्क को डिवाइड कर दिए मास m से, निकल गया। यहाँ से जो कांस्टेंट आएगा उसका वैल्यू हम लोग कंडीशन जो दिया हुआ था उससे यूज करके निकाल सकते हैं। क्लियर है? कैसे पढ़ते हो? हेलो, तो सर इन्फिनिटी कब पुट करेंगे? इन्फिनिटी नहीं पुट करना है, टू पुट करना है। वहां पे तो हम लोग मान के चलते हैं ना, जैसे कि अभी ना बोले कि जब हम लोग अर्थ के द्वारा निकाल रहे थे या फिर किसी मास के द्वारा निकाल रहे थे ग्रेविटेशनल फील्ड, तो वहां पे हम लोग एज्यूम करते हैं रेफरेंस पॉइंट के लिए। ठीक है, कि जब पॉइंट मास हमारा क्या हो, इन्फिनिटी पे होगा, तो यहाँ पे कोई फोर्स नहीं लग रहा होगा, कोई फोर्स नहीं लग रहा होगा, तो यहाँ पे पोटेंशियल कितना होगा, 0 होगा। यहाँ पोटेंशियल कितना होगा, 0 होगा। तो लेकिन जैसे यहाँ पे जो फील्ड दिया हुआ है, ठीक है, यहाँ पे जो फील्ड दिया हुआ है इस तरह से दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो R इक्वल टू इन्फिनिटी पुट करो, R इक्वल टू इन्फिनिटी पुट करोगे, R इन्फिनिटी पुट करोगे तो क्या हो जाएगा, दिस बाय दिस 0 हो जाएगा, तो हो जाएगा ln 0। ln 0 तो डिफाइन नहीं है, यहाँ पोटेंशियल एट इन्फिनिटी का होगा, डिफाइन नहीं होगा। इस तरह का स्पेस में पोटेंशियल एट इन्फिनिटी का होगा, डिफाइन नहीं होगा। ये इमेजिनरी है ना फील्ड, ये अपने मन से एज्यूम किया हुआ ना, ऐसा होता है नहीं होता है, तो क्वेश्चन बनाने के लिए एज्यूम कर लिया है कि किसी का फील्ड क्या है, ऐसा है। क्लियर है? बाकी ये तो जो अर्थ के कारण जो आता है तो रियल में हो रहा है ना उस तरह। क्लियर है? यस सर। शुभम बड़ा लेट आया जी, कहाँ था? नहीं कुछ बोलेगा ये सब। आगे चलते हैं, नोट्स में सब लिख के आना, जब भी खुलेगा तो चेक करूंगा, पीडीएफ के भरोसे मत रहना। रिलेशन बिटवीन ग्रेविटेशनल फील्ड एंड पोटेंशियल, क्या होगा रिलेशन, बताओ। ग्रेविटेशनल फील्ड और पोटेंशियल में क्या रिलेशन होगा, बता सकते हैं? ग्रेविटेशनल फील्ड इज इक्वल टू ग्रेविटेशनल पोटेंशियल बाय R। माइनस ऑफ डीवी बाई कितना होगा, dr होगा। ठीक है, ये क्या है, ये क्या है, ग्रेविटेशनल फील्ड है। ग्रेविटेशनल फील्ड इक्वल टू कितना होगा, माइनस ऑफ डीवी बाई कितना हो जाएगा, dr हो जाएगा। जैसे हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस कैसे डिफाइन किए, ठीक है, तो डेल्टा भी हम लोग डिफाइन किए, वर्क डन, ठीक है, वर्क डन पर यूनिट मास।
वर्क डन पर यूनिट मास। ठीक है, तो अगर इसको हम अंदर ले जाए, ठीक है, तो फोर्स बाय मास डॉट डी आर, यही ना हुआ, ये क्या हो गया, डीवी हो गया। अब फोर्स बाय मास क्या है बेसिकली, फील्ड है, क्या है ये, फील्ड है, ई डॉट डी आर। अगर डीवी की बात करें तो क्या हो जाएगा, डीवी इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी आर। ठीक है, या फिर इसको मतलब सिंपल डीवी बोलते हैं, तो यहाँ पे इंटीग्रेशन लिखने की जरूरत भी नहीं है। ठीक है, डीवी इक्वल टू बोले तो क्या हो जाएगा, डीवी क्या हो जाएगा, जितना वर्क मतलब एक स्मॉल पॉइंट में, छोटे से डिस्टेंस में जो पोटेंशियल डिफरेंस आया, कैसे डिफाइन करेंगे, तो यहाँ पे जितना वर्क करना पड़ा होगा पर यूनिट मास, यहाँ पे वर्क कितना करना पड़ा होगा, तो एफ डॉट डी आर, ठीक है, डिवाइड बाय मास, और एफ बाय मास कितना हो जाएगा, ई हो जाएगा, ई डॉट डी आर इक्वल टू कितना हो जाएगा, डीवी भी हो जाएगा। ठीक है, तो कभी आपको फील्ड से पोटेंशियल और पोटेंशियल से अगर फील्ड जाना हो, ठीक है, तो आप इस रिलेशन को यूज कर सकते हो। E इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ डीवी बाई कितना हो जाएगा, डी आर हो जाएगा। क्लियर है? या फिर अगर V की बात करना हो, ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस अगर निकालना हो तो क्या आ जाएगा, माइनस ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट डी आर हो जाएगा। ठीक है, किसी भी दो पॉइंट अगर ग्रेविटेशनल फील्ड अगर दिया हुआ हो, ठीक है, ग्रेविटेशनल फील्ड अगर दिया हुआ हो, आपको निकालना हो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, तो क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट डी आर हो जाएगा। क्लियर है चीज, सिंपल सी चीज है। जैसे कि मान लो एक क्वेश्चन देता हूँ सिंपल सा, कि किसी भी रीजन में जो ग्रेविटेशनल फील्ड है दिया हुआ है, ठीक है, आई कैप प्लस जे कैप, ग्रेविटेशनल फील्ड दिया हुआ है आई कैप प्लस जे कैप। ठीक है, एंड आपसे पूछे कि बताओ फाइंड potential difference between point A 1,1 and origin ठीक है, आपको निकालना हो ओरिजिन और पॉइंट ए के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है कितना होगा, अगर आपको फील्ड दिया हुआ इस तरह से आई कैप प्लस जे कैप। कैसे निकालेंगे, तो ओरिजिन से अगर ए पॉइंट तक जाना हो, ठीक है, ये हमारा ओरिजिन है, ये हमारा पॉइंट क्या है, ए है 1,1। तो ओरिजिन से अगर ए तक जाना हो, ठीक है, तो जो डेल्टा आर है कितना लिखेंगे हम लोग, निकालना क्या हमको, पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। कैसे आएगा पोटेंशियल डिफरेंस, तो क्या करेंगे, ई डॉट क्या करेंगे, डी आर कर देंगे। डेल्टा भी अगर निकालना हो तो क्या कर देंगे हम लोग, ई डॉट क्या कर देंगे, डेल्टा आर कर देंगे। नहीं कर देंगे, डेल्टा भी अगर निकालना हो, डेल्टा भी इक्वल टू कितना हो जाएगा, ई डॉट डी आर हो जाएगा। ई दिया हुआ आपको, डी आर कैसे लिखोगे, डी आर वेक्टर कितना हो जाएगा, मतलब पोजीशन वेक्टर कितना हो जाएगा, तो फाइनल माइनस इनिशियल 1 माइनस 0 कितना हो जाएगा, 1 आई कैप प्लस 1 माइनस 0 कितना हो जाएगा, 1 जे कैप हो जाएगा। आई कैप प्लस कितना हो जाएगा, जे कैप हो जाएगा। ये समझ में नहीं आ रहा तो बताओ, क्लियर है? यस सर। ठीक है, सिंपल है, सिंपल सी भाषा है। ठीक है, तो आई वेक्टर प्लस जे वेक्टर, ये तो क्या हो गया, ई हो गया डॉट ऑफ डी आर भी कितना हो गया, आई वेक्टर प्लस ऑफ जे वेक्टर, दोनों को डॉट प्रोडक्ट कर दो कितना हो जाएगा, तो आई डॉट आई कितना होता है, 1 होता है, जे डॉट कितना होता है, 1 होता है, 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। पोटेंशियल डिफरेंस कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है, ये कौन सा पोटेंशियल डिफरेंस हुआ, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल डिफरेंस हुआ। ठीक है,
तो ग्रेविटेशनल फील्ड दिया हुआ हो, पोटेंशियल डिफरेंस निकालना हो, तो क्या करोगे, ई वेक्टर डॉट ऑफ डी आर कर दोगे। ठीक है, अगर वेरिएबल दिया होगा तो इस तरह से लेंगे हम लोग, यहाँ पे वेरिएबल नहीं था, ठीक है, वेरिएबल नहीं दिया तो सिंपल क्या कर देंगे हम लोग, ई वेक्टर डॉट ऑफ डी आर कर देंगे। अगर यहाँ पे मान लो कि फंक्शन दिया होता कुछ, ई एज ए फंक्शन ऑफ कुछ एक्स बाई जेड दिया होता, ठीक है, मान लो कुछ भी देता, यहाँ पे कॉन्स्टेंट लिया ना हम लोग, कॉन्स्टेंट लिया तो ऐसे कर लेंगे। अगर मान लो फंक्शन दिया होता, ठीक है, कि ऐसे एक्स का फंक्शन दिया हुआ, वाई का फंक्शन दिया हुआ, उस केस में फिर हम लोग क्या करते हैं, इंटीग्रेट करते हैं। ठीक है, कि dv इक्वल टू क्या होगा, ई डॉट डी आर, और डी आर आपको पता है कि आप dx आई कैप प्लस dy j कैप प्लस dz के कैप लिख सकते हो। यहाँ भी अगर ई भी दिया हुआ है तो कर सकते हो। क्लियर है, बात समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ? Yes, अरे sir. एक्स स्क्वायर आई कैप प्लस कुछ दे दिया वाई स्क्वायर जे कैप प्लस जेड स्क्वायर के कैप, ठीक है, और आपको निकालना हो कहीं से कहीं पे जाना है, तो यहाँ पे क्या है, फंक्शन है, तो यहाँ पे डी जब लिखोगे तो क्या लिखोगे आप, ई वेक्टर डॉट ऑफ डी आर वेक्टर का इंटीग्रेशन लिखोगे। ठीक है, ई वेक्टर क्या आपका ये हो गया, ठीक है, और जब डॉट डी आर लिखोगे तो डी आर कैसे लिखोगे आप, तो डी एक्स इंटू आई का प्लस डी वाई इंटू जे का, बहुत तरह करिए इस तरह से, जी डी जेड इंटू के का, क्या करोगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है, यहाँ से आई डॉट आई क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो फाइनली क्या बचेगा आपको, यहाँ से बच जाएगा आपको इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर डीएक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ वाई स्क्वायर डी वाई प्लस इंटीग्रेशन ऑफ जेड स्क्वायर डी जेड। जो भी लिमिट दिया रहेगा एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक आप उसको क्या करना, पुट कर देना, निकल जाएगा। तो जब वेरिएबल होगा तो इस तरह से हम लोग इंटीग्रेट करके निकालेंगे, और जब कांस्टेंट दिया होगा तो कुछ सोचना ही नहीं है, सिंपल ई डॉट क्या कर देना है, डी आर कर देना है। क्लियर है? हाँ बोलो यार। Yes, sir. Yes, sir. ये सब चीज हम लोग यूज करेंगे जब 12th क्लास में आओगे तब धड़ल्ले से। ग्रेजुएशन में ज्यादा यूज नहीं करते, बस पढ़ लेते हैं, लेकिन यहाँ पे ज्यादा यूज आता नहीं है। ठीक है, ये सब जितने भी फंक्शन है ये सब उसमें आपको धड़ल्ले से यूज करने के लिए आएगा जब हम लोग इलेक्ट्रोस्टैट्स पढ़ेंगे तब। ये हो गया, रिलेशन हो गया। ठीक है, नेक्स्ट आपका ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। इसलिए बहुत ज्यादा वेरिएबल दे देके करवा नहीं रहा हूँ। ठीक है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तुम्हारे स्क्रीन पे भी ब्लर हो रहा है क्या? तुम लोग स्क्रीन पे भी ब्लर होता है क्या जो मैं लिख रहा हूँ, या सही दिख रहा है? सर सही दिख रहा है अब तो। अच्छा, मेरा स्क्रीन खराब हो रखा है। अभी तक हम लोग देखे कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल क्या होता है। ठीक है, हमने देखा कि मान लो किसी मास के कारण किसी पॉइंट पे हमको अगर पोटेंशियल डिफाइन करना हो, ठीक है, तो हमने बोला कि एक इन्फिनिटी से उठा के मास को यहाँ तक लाओ। ठीक है, जितना वर्क करना पड़ा होगा पर यूनिट मास क्या हो जाएगा, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल हो जाएगा। ठीक है, तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा? जब भी हम लोग ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की बात करते हैं तो हम लोग सिस्टम ऑफ पार्टिकल की बात करते हैं। जैसे कि मान लो कि सबसे सिंपल सिस्टम क्या होगा, तो दो मास सिस्टम होगा। एक का मास मान लो कि 1 है, m1 है, एक का मास मान लो कि m2 है। जब भी हम लोग बात करेंगे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की, हम लोग सिस्टम की बात करते हैं। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी होगा तो कितने सिस्टम का होगा, इसमें यहाँ पे 2 मास सिस्टम है। ठीक है, अकेला मास रहेगा तो सिस्टम नहीं बनेगा। ठीक है, एक से ज्यादा मास होना चाहिए। तो अगर 2 मास है तो एक सिस्टम बन गया। तो इसका जो एनर्जी होगा कितना होगा, कहने का मतलब कि इसको मान लो कि आप इन्फिनाइट सेपरेशन पे रखे हुए थे, इन्फिनाइट सेपरेशन पे रखे हुए थे, तो वहां से जब इसको छोड़ा आपने यहाँ तक आने में, ठीक है, जितना वर्क किया होगा उतना एनर्जी क्या होगा, इसका रिलीज हुआ होगा, उतना एनर्जी क्या हुआ होगा, रिलीज हुआ होगा। जैसे कि सिंपल ऐसे समझो इसको, बॉन्ड तो पड़े हो गया, केमिकल बॉन्ड। ठीक है, क्या होता है, मतलब जैसे कार्बन कार्बन बॉन्ड होता है, क्या होता है, एनर्जी क्या होता है, रिलीज होता है। एनर्जी क्या होता है, रिलीज होता है। इसको क्या बोलते हैं, मतलब बॉन्ड एनर्जी बोलते हैं, यही बोलते हैं, ऐसे ही होता है ना कुछ। यस। तो अगर ये मास जैसे आपस में आके
क्या होगा, कुछ डिस्टेंस पे इस तरह से रह गया, मान लो कि r डिस्टेंस पे रह गया, ठीक है, तो कुछ ना कुछ एनर्जी क्या हो जाएगा, रिलीज होगा, कुछ ना कुछ एनर्जी क्या होगा, रिलीज होगा, ठीक है। इस जो एनर्जी रिलीज हुआ उसको हम लोग बोलते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इस सिस्टम का। यानी कहने का मतलब अगर मान लो कि इस तरह से रखा हुआ है, इसको अगर इनफाइनाइट सेपरेशन तक करना है वापस से, ठीक है, दोनों के बीच में अगर सेपरेशन आप इनफाइनाइट करना है तो कितना एनर्जी रिक्वायर्ड होगा, कितना एनर्जी। ऐसे ही बोलते हैं ना बॉन्ड एनर्जी क्या होता है, तो बोलते हैं कि इसको कितना एनर्जी दे ताकि ये बॉन्ड टूट जाए। ये बॉन्ड टूटने का मतलब क्या होता है, तो कार्बन कार्बन सेपरेट हो जाए, कार्बन कार्बन क्या हो जाए, सेपरेट हो जाए। इसको हम लोग ऐसे भी समझ सकते हैं कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जो है सिस्टम का वो क्या है, तो ये जो मास सिस्टम जो बना हुआ है, दो मास जो है, ठीक है, इसको अगर आपको इनफिनाइट सेपरेशन पे भेजना है, इनफिनाइट सेपरेशन पे भेजना है तो कितना एनर्जी रिक्वायर्ड होगा, कितना एनर्जी रिक्वायर्ड होगा, उस एनर्जी को हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं किसी भी सिस्टम का, चाहे 2 मास हो, 3 मास हो, 4 मास हो, 5 मास हो, ठीक है। पूरे सिस्टम को अगर आप इनफिनाइट सेपरेशन पे भेजना चाहते हो तो कितना एनर्जी रिक्वायर्ड होता है। जैसे कोई मॉलिक्यूल है, ठीक है, इसके साथ और मान लो कि सी बॉन्ड ऐसे जुड़ा हुआ है, ऐसा कुछ बना हुआ है, बोले कि इसका एनर्जी कितना है, बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड एक का बोल रहे हैं, अगर पूरे इसका बोले, मॉलिक्यूल का पता नहीं किसे बोलते हैं, ठीक है, इसका मतलब सारे मॉलिक्यूल का आपको अलग अलग कर देना है, जितना एनर्जी लगेगा तो सारे बॉन्ड को ब्रेक करना पड़ेगा आपको, सारे बॉन्ड को ब्रेक करना पड़ेगा, तब क्या होगा, सब एक दूसरे से क्या होगा, इनफिनिट सेपरेशन हो जाएगा। तो जो एनर्जी रिक्वायर्ड होगा, हो सकता है कि मॉलिक्यूल का एनर्जी बोलते हो, मुझे पता नहीं केमिस्ट्री में, ठीक है, उसी एनर्जी को यहाँ पर हम लोग बोल रहे हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। 2 मास रखा हुआ है, 2 मास के पास रखने के साथ, ठीक है, कुछ एक बाउंडेशन के कारण क्या होगा, एनर्जी क्या होगा, रिलीज हुआ होगा, उतना ही एनर्जी अगर आप इसको दोगे, ये क्या हो जाएगा, एक दूसरे से इनफाइनाइट सेपरेशन पे चला जाएगा। इसलिए इसको हम लोग ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को सेल्फ एनर्जी भी बोलते हैं, ठीक है, इसको हम लोग सेल्फ एनर्जी भी बोलते हैं, सेल्फ एनर्जी भी बोलते हैं, ठीक है। कितना एनर्जी दे ताकि ये क्या हो जाए, इनफिनिट सेपरेशन पे वापस चला जाए, ठीक है। लेकिन इसको हम डिफाइन उल्टे ढंग से करेंगे कि इसको बनने में कितना एनर्जी लूज हुआ होगा, ठीक है। जैसे कि मान लो कि पहले मान लो कि इनफिनिट में था, अब इनफिनिट से यहाँ तक आने में जितना एनर्जी इसने लूज किया होगा वही क्या हो जाएगा, इसका ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा। क्लियर है, बात समझ में आ रहा है क्या मतलब है इसका, फॉर्मूला तो Yes, छोटा sir. सा है, दोनों तरीके से समझ सकते हैं। पहला तो तरीका है कि कितना इसको एनर्जी देंगे ताकि ये क्या हो जाए, इनफाइनाइट सेपरेशन पे चला जाए, या फिर उल्टा बोल सकते हैं अगर इनफाइनाइट सेपरेशन पे है तो इस तरह से इस दोनों को r डिस्टेंस पे रखने में कितना एनर्जी लूज हो जाएगा, कितना एनर्जी लूज हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, वो इसका ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होगा। क्यों एनर्जी लूज होगा, बात समझते हैं, ठीक है। जैसे कि आप देखो, ये मास था m1, दूसरा मास था मान लो कि इनफिनिट टाइम, एक है इनफिनिट सेपरेशन पे, दूसरा मास है m। अब जैसे कि मास को आप धीरे धीरे क्या करोगे, बिना काइनेटिक एनर्जी चेंज किए हुए, ठीक है, धीरे धीरे आप मान लो कि मास को छोड़ रहे हो, ठीक है, ये मास क्या करेगा, इधर मूव करना शुरू करेगा। जब ये मास इधर मूव करना शुरू करेगा तो इसमें फोर्स क्या लग रहा होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स इधर क्यों लग रहा होगा हमेशा, ठीक है, और ये पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट में क्या हो रहा है, इधर क्यों हो रहा होगा। तो यहाँ पे जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, ठीक है, वो क्या कर रहा है, पॉजिटिव वर्क कर रहा है कि निगेटिव वर्क कर रहा है, वर्क कैसा कर रहा है, पॉजिटिव कर रहा है। पॉजिटिव। जब सिस्टम अगर पॉजिटिव वर्क करेगा, सिस्टम अगर पॉजिटिव वर्क करेगा तो उसका एनर्जी बढ़ेगा कि घटेगा, घटे। सिस्टम की एनर्जी घटेगा। ऑब्वियस बात है, अगर आपके पास कुछ एनर्जी है, ठीक है, आप एनर्जी क्या कर रहे हो, काम करने में खत्म कर रहे हो, क्योंकि वर्क करोगे तो एनर्जी लॉस होगा। आप पॉजिटिव काम कर रहे हो मतलब एनर्जी क्या हो रहा है, आपका लॉस हो रहा है, ठीक है। तो ये जैसे जैसे ये वर्क करते जाएगा, इसका एनर्जी क्या होते जाएगा, लॉस होते जाएगा, लॉस होते जाएगा। जैसे कि मान लो कि यहाँ तक आके, यहाँ तक मान लो कि 8% पे अगर ये आ गया है तो कुछ ना कुछ एनर्जी क्या करेगा, ये लॉस क्या होगा। ये जो एनर्जी लॉस हुआ है, इसी एनर्जी को हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। एनर्जी लॉस हुआ तो ऑब्वियस बात है कि कैसा होगा, नेगेटिव होगा, एनर्जी लॉस हुआ तो क्या होगा, नेगेटिव होगा। और ये जो लॉस एनर्जी हुआ है, ठीक है, या फिर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जो है कितना होगा, तो यहाँ से लाके यहाँ तक रखने में कितना काम करना पड़ेगा, अभी निकाल के हम लोग आए, कितना काम करना पड़ेगा,
इस पोटेंशियल डिफाइन कर रहे थे, तो यही तो काम तो किए थे ना, वर्क डन पर यूनिट मास किए थे। अब यहाँ पे मास नहीं डिवाइड करना है आपको, सिर्फ वर्क डन निकालना है। कितना हो जाएगा? इंटीग्रेशन ऑफ एफ। अरे डायरेक्टली बताओ ना, क्या था? G इंटू M बाई कितना था? R आया था ना, कितना आया था? वर्क इन आया था। यस सर। बोलो। Yes, sir. ठीक है, इंटीग्रेट ऐसे पहले किए हैं। ठीक है, अब आपको ये जो वर्क होगा यही एनर्जी लॉस होगा ना, यही क्या होगा? एनर्जी लॉस होगा। ठीक है, अगर टू पार्ट का सिस्टम के लिए बात करें जो कि क्या हो, 8 सेपरेशन पर रखा हुआ है, तो जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होगा, मैं डायरेक्टली लिखूं कितना होगा? डायरेक्टली होगा वो माइनस ऑफ G इंटू M1 इंटू M2 बाई कितना हो जाएगा? R हो जाएगा। लिखो, इसको हम जनरली रिप्रेजेंट करते हैं U से। ठीक है, U ऑफ सिस्टम हो जाएगा माइनस ऑफ G इंटू, ठीक है, M1 इंटू M2 बाई कितना हो जाएगा? R हो जाएगा। M1 M2 क्या हो गया? तो मास हो गया, और R क्या हो गया? डिस्टेंस हो गया। ठीक है, तो टू पॉइंट सिस्टम के लिए ये जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होगा वो क्या कितना होगा? माइनस ऑफ GM बाई कितना होगा? सॉरी, माइनस ऑफ G इंटू M1 M2 बाई कितना हो जाएगा? R स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर है? ठीक है, सिंपल सी चीज है, बहुत डिटेल नहीं। जैसे कि मान लो कि ये तो टू पार्ट का सिस्टम हो गया। अगर मान लो इस तरह से दिया हुआ है 3 पार्ट सिस्टम, ठीक है, 3 मास है, एक मास है यहाँ पे M1, दूसरा मास है M2, ठीक है, और तीसरा मास है कितना है? M3। ठीक, बोले बताओ ये जो सिस्टम बना है इसका जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होगा कितना होगा, या फिर सेल्फ एनर्जी इसका कितना होगा? कहने का मतलब ये सिस्टम कैसे बना होगा? ये सिस्टम कैसे बना होगा ध्यान से देखना। तो पहला मान लो कि M1 मास है, M1 मास को स्पेस में कहीं भी मूव कराने में कोई वर्क करना पड़ेगा क्या? अगर मान लो कोई भी मास नहीं हो दूसरा, ठीक है, कोई भी दूसरा मास नहीं हो, स्पेस में कहीं भी इसको मूव कराओगे तो कोई वर्क करना पड़ेगा क्या? नहीं करना पड़ेगा, करना पड़ेगा, कोई फोर्स लगाएगा तब ना वर्क करना पड़ेगा। अगर मान लो स्पेस में कोई भी मास नहीं हो, ठीक है, अकेला ही मास M1 है, इसको मूव कराने में कोई भी वर्क आपको करना नहीं पड़ेगा। आपने मान लो कि पॉइंट ए पे लाके मास ए को, ठीक है, मास M1 को आपने पॉइंट ए पे लाके रख दिया, कोई वर्क नहीं करना पड़ेगा। अब जैसे कि मान लो कि M2 को लाना है आपको पॉइंट बी पे, पॉइंट मान लो कि बी है, ठीक है, जब आप इन्फिनिटी से M2 को ला रहे हो तो M1 का अगेंस्ट क्या करना पड़ेगा? वर्क करना पड़ेगा, या फिर बोलो कि M1 क्या करेगा? वर्क करेगा। तो जब आप M2 को ला के यहाँ पे रख रहे होगे पॉइंट बी पे, ठीक है, पॉइंट बी पे M2 को ला के रख रहे होगे, एक सिस्टम बन गया होगा, एक क्या हो गया होगा? सिस्टम हो गया होगा। और इसका अगर हम पोटेंशियल एनर्जी की बात करें तो कितना हो जाएगा? यू सिस्टम कितना हो जाएगा? तो माइनस ऑफ G इंटू M1 इंटू M2 बाई कितना हो जाएगा? तो इस मान लो कि सेपरेशन कितना है? स्मॉल ए है, तो कितना हो जाएगा? स्मॉल ए हो जाएगा। क्लियर है? अब थर्ड मास जब लेके आएंगे हम लोग, ठीक है, M3 अगर लेके आएंगे तो M3 जब आप लेके आ रहे होगे, M3 को क्या होगा? M1 के अगेंस्ट भी काम करना पड़ेगा, और साथ साथ क्या करना पड़ेगा? M2 के अगेंस्ट भी काम करना पड़ेगा। करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? M1 के अगेंस्ट भी वर्क करना पड़ेगा, M2 के अगेंस्ट भी वर्क करना पड़ेगा। जो एक्सटर्नल एजेंट होगा, ठीक है, वो क्या होगा? M1 के अगेंस्ट भी वर्क करना पड़ेगा, M2 के अगेंस्ट भी वर्क करना पड़ेगा। आप बोल सकते हो कि यहाँ पे M1 का जो फोर्स लग रहा होगा, M2 का फोर्स लग रहा होगा, दोनों का फोर्स क्या कर रहा होगा? वर्क कर रहा होगा। दोनों का फोर्स अगर वर्क कर रहा होगा तो क्या होगा? ज्यादा लॉस होगा। तो अगर M3 को ला रहे होगे तो M1 के अगेंस्ट कितना होगा? तो हो जाएगा माइनस ऑफ G इंटू M1 इंटू M3 बाई कितना हो जाएगा? ए हो जाएगा। अगर मान लो कि यहाँ पे ए डिस्टेंस पे ला के रख दिया आपने यहाँ से, तो इस दोनों सिस्टम का कितना हो जाएगा? तो माइनस ऑफ G इंटू M1 M3 बाई कितना हो जाएगा? ए हो जाएगा। और इसके अगेंस्ट देखोगे तो कितना होगा? एक सिस्टम बन जाएगा, ये कितना हो जाएगा? माइनस ऑफ G इंटू M2 इंटू M3 बाई कितना हो जाएगा? ए हो जाएगा। कहने का मतलब क्या होगा कि जैसे कि आपने जब पहला मास लाया,
तो कोई वर्क नहीं करना पड़ा होगा, तो सिस्टम का कोई भी एनर्जी लॉस नहीं हुआ होगा। लेकिन जैसे आप M2 लाओगे तो पहले से यहाँ पे M1 है, पहले से यहाँ पे M1 है, तो M1 क्या करेगा, वर्क करेगा, तो जो सिस्टम बनेगा एनर्जी क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। और एनर्जी लॉस कितना होगा, तो G इंटू M1 इंटू M2 बाई कितना हो जाएगा, A हो जाएगा। लेकिन जब तीसरा मास लाओगे, तो दो तो ऑलरेडी है पहले से, अब तीसरा मास क्या होगा, ये दोनों वर्क करेगा ना, M1 भी करेगा M2 भी करेगा, और M1 के कारण देखोगे तो कितना होगा, तो M1 के कारण जो लॉस होगा वो कितना होगा, तो G इंटू M1 M3 बाई कितना होगा, A होगा। और इसके कारण देखोगे M2 कारण देखोगे तो कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा माइनस ऑफ G इंटू M2 इंटू M3 बाई A। अब मान लो कि चौथा मास ला रहे हो, मान लो कि M4 मास ला रहे हो, अगर चौथा मास लाओगे तो क्या होगा, उसको इसके अगेंस्ट भी काम करना पड़ेगा, इसके अगेंस्ट भी काम करना पड़ेगा, इसके अगेंस्ट भी काम करना पड़ेगा। बस समझ में आ रहा है कुछ, नहीं समझ में आ रहा? यस सर। तो दो पॉइंट सिस्टम के लिए जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होगा कितना होगा, माइनस ऑफ G M1 M2 बाई R होगा। ठीक है, अगर दो से ज्यादा हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, तो आपको इस तरह से ऐड करना पड़ेगा, इस तरह से आपको ऐड करते रहना पड़ेगा। ठीक है, तीन मास सिस्टम के लिए लिखता हूं मैं। ठीक है, अगर 3 मास सिस्टम होगा तो M1 M2 M3, आपको दो का सिस्टम बनाना पड़ेगा। ठीक है, दो का सिस्टम बनाना पड़ेगा, तो दो सिस्टम बना हुआ तो कितना पेयर बनेगा, 3 पेयर बनेगा। ठीक है, एक सिस्टम बन जाएगा आपका M1 M2 का। ठीक है, एक सिस्टम बन जाएगा आपका M1 M3 का, और एक सिस्टम बन जाएगा आपका M2 M3 का। ठीक है, तो जो टोटल ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होगा सिस्टम का कितना हो जाएगा, माइनस ऑफ G इंटू M1 M2 बाई A माइनस ऑफ M1 M3 बाई A M2 M3 बाई A। अगर मान लो 4 होता, 4 हो, 5 हो, 8 हो, जितना भी हो, ठीक है, मान लो 4 होता, ठीक है, इस तरह से मान लो कि स्क्वायर के कॉर्नर पे रखा होता 4 मास, M1 M2 M3 M4। मान लो कि डिस्टेंस दिया होता आपका ए है, ये है, तुम डायग्राम अच्छे से बना लेना, मेरे से बन नहीं रहा। ठीक है, अगर लिखना हो तो बताओ कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल जो होगा एनर्जी कितना होगा सिस्टम का। ठीक है, कैसे लिखोगे, तो यहाँ पे देखो, अब कैसे लिखेंगे, तो पहला मास लाए होंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब दूसरा मास ला रहा होगा तो क्या होगा, पहले के अगेंस्ट वर्क करना पड़ेगा, तो कितना आ जाएगा, माइनस ऑफ G इंटू M1 इंटू M2 बाई कितना हो जाएगा, A हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि M2 को लाके जब यहाँ पे रखोगे तो एक सिस्टम बन गया होगा M1 M2 का। ठीक है, अब जो थर्ड मास का लाओगे तो क्या होगा, तो थर्ड मास को लाओगे तो इसके अगेंस्ट वर्क करना पड़ेगा और इसके अगेंस्ट वर्क करना पड़ेगा। जब थर्ड मास आ रहा होगा, ठीक है, तो उसके कारण पोटेंशियल एनर्जी कितना लॉस हुआ होगा। ठीक है, तो हो जाएगा माइनस ऑफ देखो कैसे लिख रहा हूँ, G इंटू क्या होगा, M2 इंटू M3 बाई कितना होगा, M2 इंटू M3 बाई कितना हो जाएगा, A हो जाएगा। एक सिस्टम बनेगा और दूसरा सिस्टम क्या बनेगा, ये दोनों एक बनेगा। इस दोनों के बीच डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये जो डिस्टेंस होगा वो कितना हो जाएगा, तो √2 इंटू A हो जाएगा। इसको लिखेंगे माइनस ऑफ G इंटू M1 इंटू M3 बाई √2 इंटू A लिखेंगे, ना कि A लिख देंगे, क्योंकि एक सिस्टम बना जो कितना सेपरेशन पे है, √2 इंटू A पे है, ये कितना होगा, A पे होगा। अब जो चौथा मास लाएंगे, चौथा मास जब लाएंगे उसको 1 के अगेंस्ट भी लिखना पड़ेगा, 2 के अगेंस्ट भी लिखना पड़ेगा और 3 के अगेंस्ट भी लिखना पड़ेगा। 1 के अगेंस्ट कितना हो जाएगा, तो माइनस ऑफ G इंटू, ठीक है, M4 इंटू M1 बाई कितना हो जाएगा, इस दोनों में डिस्टेंस कितना है, A हो जाएगा। ठीक है, M2 के बीच में डिस्टेंस कितना है, तो माइनस ऑफ G इंटू यहाँ पे, हाँ ठीक है, M4 इंटू M2 डिवाइड बाय कितना हो जाएगा, अब इस दोनों के बीच में सेपरेशन कितना हो जाएगा, तो √2 इंटू A हो जाएगा, प्लस सॉरी माइनस। ठीक है,
अब M4 क्या होगा, थर्ड के अगेंस्ट में होगा, माइनस ऑफ G इंटू M4 इंटू M3 डिवाइड में कितना हो जाएगा, M। ठीक है, अगर 4 रहेगा तो कितने नंबर ऑफ टर्म आ गए, देखो 1 + 2 + 3, 4 3 7 कितना हो गया, 8 हो गया। कितना हो गया, इतने नंबर ऑफ टर्म्स हो गए। क्लियर है? 6। हाँ, कितना हो गया, 6 हो गया। अगर मान लो कि इस तरह से n नंबर ऑफ पार्टिकल हो, n नंबर ऑफ पार्टिकल हो, ठीक है, कितने नंबर ऑफ टर्म्स आएंगे बताओ जरा, अगर n नंबर ऑफ पार्टिकल हो तो। पहला का होगा तो क्या होगा, पहला का होगा तो कोई वर्क नहीं करना पड़ेगा। जब सेकंड का होगा तो कितने के अगेंस्ट वर्क करना पड़ेगा, जब फर्स्ट ला होगा तो कोई वर्क नहीं करना पड़ेगा, 0 होगा ना। नंबर ऑफ टर्म्स जोड़ रहे हैं बस, ठीक है, कि कितना नंबर ऑफ, जैसे यहाँ पे देखें ना 6 नंबर ऑफ टर्म्स हुआ, 3 2 5 1 6, जब कहता था 4 था। देखो पहला जब ला रहे थे M1 रखे तो कुछ भी नहीं लिखे हम लोग, जब M2 लाए तो हम लोग एक लिखे, एक टर्म लिखे। जब हम लोग पहला बॉडी लाएंगे तो कोई टर्म नहीं होगा, ठीक है। दूसरा जब बॉडी लाएंगे तो क्या होगा, एक टर्म आएगा, जैसे यहाँ पे सेकंड बॉडी लाए थे तो इतना आया था। जब थर्ड बॉडी लाएंगे तो क्या आएगा, 2 के अगेंस्ट वर्क करना पड़ेगा, तो यहाँ पे 2 टर्म आएगा, ठीक है। जब फोर्थ बॉडी लाएंगे, ठीक है, तो 3 के अगेंस्ट वर्क करना पड़ेगा। जब जब फिफ्थ बॉडी लाएंगे तो क्या होगा, तो फोर्थ के अगेंस्ट वर्क करना पड़ेगा, ठीक है। ये फिफ्थ लाए तो इस तरह से मान लो कि जब n तक जाएंगे तो n बॉडी लाएंगे तो क्या होगा, उससे पहले n-1 बॉडी होगा, n-1 बॉडी होगा, n-1 बॉडी के अगेंस्ट क्या करना पड़ेगा, वर्क करना पड़ेगा। बात समझ में आ रहा है क्या लिखना, इस सब का सम करेंगे तो कितना हो जाएगा बताओ। एक से लेके n तक का सम जानते हो, एक से लेके 4 तक n सम into कैसे निकालते हो, एक से लेके 4 तक का सम कैसे निकालते हो बताओ, 1 + 2 + 3 पे करके। एक से लेके मान लो 100 तक का सम निकालना हो तो कैसे निकालते हैं, n इंटू n-1/2, n into n plus माइनस की प्लस plus n इंटू n + 1 बाई कितना होता है, 2 होता है। तो यहाँ पे कितने नंबर ऑफ टर्म आएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे नंबर कितना हो गया, यहाँ से 1 से शुरू कर रहे हैं, कहाँ तक गए हैं, n-1 तक। तो नंबर ऑफ टर्म कितना हो गया, n-1 इंटू n-1 + 1, क्योंकि n+1 यहाँ पे n कितना है हमारा, n-1 है, यहाँ जो n है n-1 है, तो यहाँ लिखे हमने n इंटू n+1, n-1 + 1 डिवाइड कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 2 1 गया, तो जाएगा n इंटू n-1 बाई कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अगर n बॉडी सिस्टम होगा तो नंबर ऑफ टर्म्स कितना होंगे आपको ऐड करने पड़ेंगे, आपको ऐड करना पड़ेगा n इंटू n-2 करना पड़ेगा, ठीक है। ये सब बस ऐसे बता दिया हूँ, तो आपको लिखना ही पड़ेगा, अपने आप क्लियर हो जाएगा, बस बताने के लिए जरूरत नहीं है, ठीक है। अगर मान लो कि n बॉडी हो, इसे बोले कि बताओ क्यू है, ठीक है, क्यूब के हर एक कॉर्नर पे एक मास रखा हुआ है, इसका ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी लिखना हो तो नंबर ऑफ टर्म्स कितना है बताओ जरा, कितने नंबर ऑफ टर्म्स लिखने पड़ेंगे आपको, कितना हो जाएगा, 8 इंटू 7/2 कितना हो जाएगा, 56/2 कितना हो जाएगा, 28 28 बार टर्म्स लिखना पड़ेगा। कैसे लिखोगे, तो मान लो कि ये 1 है, ठीक है, जब सेकंड ला रहे होगे तो इसके अगेंस्ट, थर्ड ला रहे होगे तो इस दोनों के अगेंस्ट, फोर्थ ला रहे होगे तो इस दोनों के अगेंस्ट, फिफ्थ ला रहे होगे तो इस चारों के अगेंस्ट, सिक्स्थ ला रहे होगे तो इस पांचों के अगेंस्ट, छठवां ला रहे होगे, सातवां ला रहे होगे तो इस छह के अगेंस्ट, सातवां आठवां ला रहे होगे तो इस सातों के अगेंस्ट, ठीक है। तो ये आपको टोटल ऐसे कोई पूछता नहीं है, ठीक है, आप सिमेट्रिसिटी से लिख भी सकते हो, बस ये मेहनत वाला काम है। लिखना कैसे है कि आपको सेल्फ एनर्जी होगा, किसी भी सिस्टम का जो पोटेंशियल एनर्जी होगा ये हमेशा निगेटिव आए, ठीक है। सिस्टम जो आपस में आके इस तरह से बनेगा तो कुछ ना कुछ एनर्जी क्या करेगा, रिलीज करेगा। क्लियर है? यस सर। ठीक है। अगर मान लो कि इस तरह से दिया हुआ हो कि n आइडेंटिकल मास है जो कि आइडेंटिकल डिस्टेंस पे रखा हुआ है, एक दूसरे से आइडेंटिकल डिस्टेंस पे रखा हुआ है,
ठीक है, जैसे कि ट्रायंगल था, और किसी में बनेगा क्या? नहीं बनेगा, शॉर्ट आज। तो ये किसी का भी, तो जैसे कि मान लो कि अर्थ है, मान लो कि अर्थ है, ठीक है? और अर्थ के सरफेस पे कोई एक पार्टिकल है जिसका मास कितना है, स्मॉल एम रखा हुआ है, मास ऑफ क्या है, अर्थ है। अब मुझे बताओ इस दोनों सिस्टम का जो सेल्फ एनर्जी होगा कितना होगा, या फिर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा, बता सकते हैं? कितना होगा बोलो? अरे दो मास सिस्टम हो गया ना, ये दो मास सिस्टम हो गया। कितना होगा? दोनों मास कितना डिस्टेंस पे रखा हुआ है बताओ जरा? रेडियस ऑफ द अर्थ के बराबर रखा हुआ है, सरफेस पे रखा हुआ है, तो कितना होगा डिस्टेंस दोनों के बीच में? मेरे लिखने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा, मेरे को फीवर आ रहा है, ठीक है? तो अगर ऐसा होगा तो मैं नोट्स, अगर सही होगा तो मैं लिख दूंगा, ठीक है? तो वहां से नोट्स भी कर सकते हो, बस समझ लो, ठीक है? तो मेरे में लिखने का मन कर रहा है ना, बोलने का ज्यादा मन कर रहा है। मैं बस बताओ कि अगर अर्थ रहेगा, अर्थ के सरफेस पे अगर मास रखा हुआ है, बस जबरदस्ती क्लास ले लिया मैंने, क्योंकि वो क्लास ले नहीं पाया था लास्ट में। अर्थ के सरफेस पे अगर कोई मास रखा हुआ है, ठीक है, इसका जो सेल्फ एनर्जी होगा दोनों सिस्टम का कितना होगा, अभी निकाल के आए ना हम लोग ऊपर से इतना सारा, जी ठीक है? दो मास, कैपिटल एम स्मॉल एम माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम बाय आर कैपिटल आर। ठीक है, जी इंटू क्या होता है, m1 इंटू m2। अब m1 यहाँ पे क्या हो गया, कैपिटल M हो गया है, ठीक है? दूसरा हो गया f, भाई कितना हो जाएगा, r हो जाएगा, भाई कितना हो जाएगा, r हो जाएगा। तो अगर अर्थ के लिए बात करें, ये हम सब लिख के दे दूंगा तुम लोग को, अभी मेरा बिल्कुल तुम इच्छा ही नहीं हो रहा है, फीवर चढ़ जा रहा है मेरे को। तो g इंटू एम इंटू एम बाई कितना हो जाएगा, r हो जाएगा। मैं रात में मतलब उतरेगा फीवर तो मैं थोड़ा सा मेहनत करके लिख के दे दूंगा, ठीक है, सही से। तो g इंटू कैपिटल M इंटू स्मॉल m बाई कितना हो जाएगा, r हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, इसका सेल्फ एनर्जी हो जाएगा, इस दोनों सिस्टम का, अर्थ का और किसी भी पार्टिकल का, कोई भी अगर मास रखा हुआ अर्थ के सरफेस पे, इस दोनों का जो सेल्फ एनर्जी होगा कितना होगा, इतना ही होगा, मानते हो? यस होगा g इंटू मास ऑफ द अर्थ इंटू मास, ठीक है? अब जैसे कि मान लो कि इसको आपको सेपरेट करना है, मान लो कि यहाँ से मेरे को इसको एस्केप कराना है, इस मास को यहाँ से हमको अर्थ के फील्ड से बाहर करना है। अर्थ के फील्ड से बाहर करने का मतलब क्या है, इस दोनों के बीच सेपरेशन क्या कर देना, इन्फिनाइट कर देना है। इस दोनों के बीच सेपरेशन क्या कर देना, आपको इन्फिनाइट कर देना है, तभी ना बोलेंगे कि ये क्या कर गया, इसके फील्ड से निकल गया। तो अगर इसको आपको एस्केप कराना है यहाँ से, इसको जो एनर्जी देना पड़ेगा, कितना देना पड़ेगा, इसका जितना एनर्जी है, अभी ना बात कर रहे थे हम लोग ऊपर में कि एनर्जी क्या है, तो हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि इतना एनर्जी अगर इसको दे दोगे सिस्टम को, तो क्या हो जाएगा, एक दूसरे से इन्फिनिट सेपरेशन पे चले जाएंगे, ठीक है? तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी यही है। अगर मान लो कि इतना एनर्जी हम लोग इसको दे दें, इसको हम लोग दे दें, तो क्या होगा, ये अर्थ के फील्ड से क्या करेगा, एस्केप कर जाएगा कि नहीं कर जाएगा, यस सर। कर जाएगा, ठीक है? Yes, यही जो, लेकिन इसको जब हम लोग एनर्जी देंगे किस फॉर्म में देंगे, इसको एनर्जी देंगे हम लोग काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में। अगर मान लो इसका जो काइनेटिक एनर्जी है इसके बराबर दे दे, ये जो पार्टिकल वो क्या करेगा, एस्केप कर जाएगा, पार्टिकल क्या करेगा, एस्केप कर जाएगा। तो मान लो कि इसको मैंने कुछ v वेलोसिटी दे दिया, इस वेलोसिटी से क्या करे, एस्केप कर जाए, इसके पास एस्केप, सॉरी, इसके पास जो काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा, हाफ इंटू m इंटू v एस्केप का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है? मान लो कि v एस्केप अपने ऐसा वेलोसिटी दिया जिस वेलोसिटी से क्या करेगा, ये एस्केप कर जाएगा, क्लियर है? इसके पास अगर ये जो एनर्जी है इसके बराबर हो जाए, ये जो एनर्जी है g इंटू एम इंटू एम बाई आर के बराबर हो जाए, ठीक है? नेगेटिव में लिखेंगे, नेगेटिव तो बस ये दिखा रहा है कि एनर्जी लॉस हुआ है, ठीक है? इतना एनर्जी अगर आप दे दोगे, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ द काइनेटिक एनर्जी, ये पार्टिकल क्या करेगा, अर्थ के फील्ड से स्किप कर जाएगा कि नहीं कर जाएगा, अर्थ के फील्ड से स्किप कर जाएगा, कर जाएगा,
यस सर। समझ में आया? यस सर। क्योंकि ये जो एनर्जी है क्या है, इसका सेल्फ एनर्जी है ना, इतना एनर्जी क्या क्या है इन दोनों सिस्टम बनने में लूज किया होगा। इतना एनर्जी अगर आप कहीं से भी दे दो तो सिस्टम क्या कर जाएगा, ये सिस्टम वापस से क्या हो जाएगा, एक दूसरे से इन्फिनिट सेपरेशन पे चला जाएगा या फिर एक दूसरे से दूर हो जाएगा। तो ये जो एनर्जी है इसको काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में दे रहा हूँ, इसी को बोलते हैं एस्केप वेलोसिटी, कि कितना इसको वेलोसिटी दे अर्थ के फील्ड से बाहर निकल जाए। ठीक है, तो मान लेते हैं कि वी एस्केप आपने दिया है, ठीक है, इसका काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा, हाफ इनटू एम इनटू वी एस्केप, किसके बराबर हो जाएगा, इसके बराबर अगर हो जाएगा, एक पार्टिकल क्या एस्केप कर जाएगा, यहाँ से एम कैंसिल आउट हो जाएगा, तो वी एस्केप इक्वल टू कितना हो जाएगा, हो जाएगा अंडर रूट ये 2 से मल्टीप्लाई कर दो 2 इनटू कैपिटल जी इनटू एम बाई कितना आ जाएगा, आर आ जाएगा। यही आपका क्या है, एस्केप वेलोसिटी है, ये आपका एस्केप वेलोसिटी, एस्केप स्पीड या वेलोसिटी जो बोल लो, एस्केप स्पीड है। ठीक है, यानी इतना वेलोसिटी से इतना, इसका जो वैल्यू आता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कैपिटल जी की वैल्यू पता है आपको, मास ऑफ द अर्थ पता है आपको, रेडियस ऑफ द अर्थ पता है, सब वैल्यू पुट करोगे, ये जो वैल्यू आता है ऑलमोस्ट आता है आपका 11.2 किलोमीटर पर सेकंड, 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। यानी किसी पार्टिकल को अगर अर्थ पे, ठीक है, ये मास ऑफ द ऑब्जेक्ट से डिफाइन नहीं होता, ठीक है, इसके मास पे डिपेंड नहीं करते, मास तो कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, किसी भी बॉडी को अगर आप इतना स्पीड अगर दे देते हो अर्थ पे, तो अर्थ के फील्ड से क्या हो जाएगा, वो बाहर निकल जाएगा, इसी को बोलते हैं एस्केप वेलोसिटी। ठीक है, ये मिनिमम वेलोसिटी है, इससे ज्यादा देखो तो ऑब्वियसली निकल जाएगा, इतना वेलोसिटी अगर आप देते हो तो क्या होगा, अर्थ के फील्ड से ये पार्टिकल क्या करेगा, एस्केप कर जाएगा। क्लियर है? यस सर। आज के लिए इतना ही, टाइम हो गया क्या, बचा हुआ है? सर 4 मिनट बचे हैं। ठीक है, छोड़ रहा हूँ मैं। ठीक है, यहाँ से ऊपर तक तुम नोट ही कर लेना आप लोग, इसके नीचे में टाइम मिलेगा तो लिख के भेजूंगा। ठीक सर है, कुछ पीडीएफ खास, भेज दीजिएगा ना अभी। हाँ पीडीएफ तो भेज दूंगा ही, पीडीएफ तो भेज दूंगा ही, जो भी। एक बार जो क्वेश्चंस दिए थे, एक जो असाइनमेंट दिए थे, उसमें अब हम देखे नहीं है कितना है, उसके आगे करना, जहां तक एस्केप वेलोसिटी के क्वेश्चंस आएंगे वहां तक आप कर लेना। एस्केप वेलोसिटी कुछ खास नहीं है, बस वही था कि उतना एनर्जी आप अगर काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में दे दो तो वहां से जो स्पीड कैलकुलेट होता है उसी को एस्केप वेलोसिटी बोलते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, होप सो कि जल्दी ठीक हो जाऊंगा। ठीक है, किसी को पूछना है? पूछते तो हो नहीं तुम लोग। नेक्स्ट क्लास में सैटेलाइट मोशन के बारे में पढ़ेंगे, तो सैटेलाइट मोशन पढ़ना है और केपलर्स लॉ ही पढ़ना है, ज्यादा नहीं पढ़ना है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, आज के लिए इतना है।